हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अभी तक के पीछे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्लास 11th और 12th के सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत इन्फिनेटिव के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना सीख चुके थे और कुछ और भी रूल्स को हमने पढ़ा था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्फिनेटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ने की एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को लिखा हुआ है, जिन क्वेश्चन को हम लोग कंबाइन करेंगे। किसका प्रयोग करके प्रयोग करेंगे हम लोग इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का आता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करने से इन्फिनेटिव बनता है। जो भी पीछे की वीडियो है इस एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उसके वीडियोज को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर पीछे की वीडियोज को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आई वेंट टू गार्डन आई गेट सम फ्लावर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जब बात आती है इन्फिनेटिव के प्रयोग की, तो हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग ऐसे वाक्यों में करते हैं जहां पर उद्देश्य या फिर इच्छा जैसे भाव प्रकट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला सेंटेंस जो कहा गया है, आई वेंट टू गार्डन, मैं बगीचे में गया, आई गेट सम फ्लावर्स, मैंने कुछ यहाँ पे गॉट हो जाएगा, और आई गॉट सम फ्लावर्स, मैंने कुछ फूल प्राप्त किए, अर्थात बगीचे में जाने के उद्देश्य प्रकट हो रहा है कि कुछ फूल प्राप्त किए हैं। तो जब यहाँ पर उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो बात की जाती है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे कहाँ पर, किस वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमको जब एक सब्जेक्ट प्रयोग करना है तो हमको दिख रहा है कि पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, तो हमको एक ही सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग आई लिख सकते हैं। और जब भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करना होता है, जो वर्क या फिर जो सेंटेंस ऑर्डर में पहले होता है उस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं, उस पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिख दिया जाता है। और जो बाद का सेंटेंस होता है वहां से सब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर भी आई है, सब्जेक्ट यहाँ पर भी आई है, तो सब्जेक्ट को रिमूव करना आसान होता है। जैसे सब्जेक्ट को रिमूव करेंगे, यहाँ पर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, लेकिन हमको क्या प्रयोग करना है, हमको प्रयोग करना है इन्फिनेटिव का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको किस में चेंज कर देंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो किस फॉर्म में हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो इस सेंटेंस को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, आई वेंट टू गार्डन। जैसा कि मैंने कहा, पहले वाले वाक्य में जिस वाक्य में काम का पहले होना पाया जाएगा, या फिर जिसके काम में के ऑर्डर के अनुसार जो वाक्य पहले होगा उस काम को पहले लिख लिया जाएगा, उस सेंटेंस को पूरा लिख लिया जाएगा। तो इन दोनों वाक्य मुझे पता चला पहले काम हो गया है बगीचे में जाने का, तो मैंने इस वाक्य को बिना कोई चेंज के यहाँ पर लिख लिया है। और इसी वाक्य में मैंने एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग कर लिया है। तो अब हमको क्या करना है, अगले सेंटेंस से सब्जेक्ट को रिमूव करना है। तो ये तो काम आसान था क्योंकि दोनों जो सब्जेक्ट क्या था, सेम था। तो आई तो रिमूव हो जाएगा इस दूसरे सेंटेंस से। अब यहाँ पर जो गॉट दिख रहा है, इसको किसमें चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे इन्फिनेटिव फॉर्म में। तो गॉट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा टू गेट। अब बच्चे शब्दों को यहाँ पर लिख लिया जाएगा, ये हो जाएगा सम फ्लावर्स। तो इस प्रकार से हमने दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक कंबाइंड सेंटेंस बना लिया है, जो कि क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। और यहाँ पर हमने प्रयोग किसका किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनेटिव का। आई होप आपको ये पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। इसी साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, गोविंद वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो मैंने एक नियम और पीछे बताया था कि यदि वाक्यों में वांट, एम, विश, ऑब्जेक्ट ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए, कौन कौन शब्द, वांट, एम, विश, ऑब्जेक्ट, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो हम इन शब्दों को वाक्यों को जोड़ते समय हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा इन दोनों वाक्यों में, हमको अगले वाक्य में वांट्स दिख रहा है, तो ये वांट का एक फॉर्म हो गया वांट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वांट्स को हटा देंगे और दोनों वाक्यों में देखिए
गोविंद यहाँ पर लिखा गया है और गोविंद के अर्थ में ही गोविंद के लिए यहाँ पर प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से ही भी रिमूव हो जाएगा और वांट्स को भी हटा देंगे। तो जैसे हम लोग वांट्स को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमको इन्फिनेटिव फॉर्म टू प्लस अर्न दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला वाक्य ऐसे लिख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, गोविंद वर्क्स हार्ड, गोविंद वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पर हमने गोविंद को लिख लिया, गोविंद के लिए ही का प्रयोग हुआ था तो ही तो हट जाएगा। अब वांट्स की बात है, जैसा कि मैंने बताया है कि वांट, एम, विश या ऑब्जेक्ट जैसे शब्द आते हैं और इन्फिनेटिव का प्रयोग करते समय जब वाक्यों को जोड़ा जाता है तो इन शब्दों को क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक हो जाते हैं जोड़ते समय। तो यहाँ से हमने वांट्स को हटा दिया। जैसे हमने वांट्स को रिमूव किया तो हमको ऑलरेडी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है, तो यहाँ से ये पूरा एक मिल रहा है, हम इसको यहाँ पर लाकर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टू अर्न हिज लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या बन गया, कंबाइन करने के बाद, गोविंद वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। और ये भी क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब, सॉरी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया है। और ये जो वर्ब है इसके पहले टू लगा हुआ है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाती है, वो बन जाती है इन्फिनिटिव, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो आई थिंक ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरे सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, शी हैज 5 चिल्ड्रन, और इसका दूसरा पार्ट है शी मस्ट प्रोवाइड फॉर देम। तो यहाँ पर हम लोग वापस से देखेंगे, पहले सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट को रिमूव करना इजी हो गया। अब बात करते हैं किस कौन सा काम बाद में होगा। फर्स्टली उसके पास बच्चे होंगे तभी तो उनको प्रोवाइड कराएगी, तो डेफिनेटली इसका जो ऑर्डर बन रहा है सेंटेंस का वो सेकंड ऑर्डर बन रहा है। तो इसी में आए वर्ब को हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे हम लोग इन्फिनिटिव में, क्योंकि बच्चे हैं तभी तो उसको प्रोवाइड कराना है। मींस ये उसका उद्देश्य हो गया है, इसका पर्पज हो गया है। दैट इज व्हाई इसमें जो वर्ब प्रोवाइड आया हुआ है इसको किसमें चेंज कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे इन्फिनिटिव में। तो इसको जोड़ने पे ये सेंटेंस हो जाएगा, she has 5 children, she has 5 children। अब सी को हटाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया है, और जैसे सी हटेगा तो यहाँ से मॉडल ऑक्सिलरी मस्ट भी हट जाएगा। और हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले किसका प्रयोग कर लेंगे, टू का प्रयोग कर लेंगे, तो वो किस फॉर्म में चेंज जाएगा, वो चेंज हो जाएगा इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो ये हो गया टू प्रोवाइड फॉर। अब यहाँ से देखिए देम को भी हटा देंगे। देम को क्यों हटाएंगे, क्योंकि अभी तक ये दोनों सेंटेंस अलग थे, तो अलग थे तो चिल्ड्रन के अर्थ में देम का प्रयोग किया गया, लेकिन जब हमने इन दोनों वाक्यों को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो हमने यहाँ पर चिल्ड्रन का यूज ऑलरेडी कर लिया है। अब ये सेंटेंस का हिस्सा इससे जुड़ चुका है, तो अब देम की जरूरत नहीं है, क्योंकि देम आया था चिल्ड्रन के लिए और कंबाइन करने पर यहाँ पर हमने चिल्ड्रन का प्रयोग कर लिया है। दैट इज व्हाई यहाँ से देम को भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये सेंटेंस हमने जोड़ लिया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, गोविंद वाज वेरी वीक, गोविंद बहुत कमजोर था, ही कुड नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो एक नियम मैंने बताया था कि यदि एक वाक्य में एडजेक्टिव के पहले वेरी या मच या क्वाइट जैसे शब्द का प्रयोग हुआ हो तथा दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो वेरी की जगह एडवर्ब टू का प्रयोग करते हैं, और अगले सेंटेंस में कैन नॉट कुड नॉट को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर लेते हैं, प्रीपोजिशन टू का। तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा, देखिए एडजेक्टिव पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव वीक है, इसके पहले क्या प्रयोग हुआ है, वेरी का प्रयोग किया गया है, और अगले सेंटेंस में क्या आ गया है, कुड नॉट आ गया है। और दोनों ही सेंटेंस में पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट गोविंद है और गोविंद के लिए यहाँ पर प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों सेंटेंस सब्जेक्ट भी क्या है, वह समान है। तो जब इस वाक्य को जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, जोड़ते समय हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे गोविंद, गोविंद वाज। मैंने बताया एडजेक्टिव के पहले जो वेरी आया होगा उसको रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करके लिखा जाएगा एडवर्ब टू, अर्थात T-O-O टू वीक।
गोविंद वाज वेरी गोविंद वाज टू वीक। अब यहाँ से गोविंद तो लिख लिए हैं तो उसके लिए ही आया था, ही को हटा देंगे क्योंकि दोनों वाक्य कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ से कुड नॉट भी हट जाएगा, और जो स्टैंड है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले क्या लिख लेंगे, प्रीपोजिशन टू, तो ये हो जाएगा टू स्टैंड अप। इन सारे रूल्स को मैं पीछे की वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां पे अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही है रूल्स से रिलेटेड तो आप उन वीडियोज को देखकर अपनी समस्याओं को, अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन हो रही है उन वीडियोज को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इस वाक्य को भी जोड़ लिया है और ये सेंटेंस क्या बन गया है, सिंपल सेंटेंस बन गया है, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो मैंने तो अभी स्टार्टिंग में बोला कि जब इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव वाले वाक्यों में मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट सेम होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एवरी टाइम, मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकांश बार, लेकिन कुछ केस होते हैं जहां पर सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं। जैसे कि पांचवा सेंटेंस उसी केस का है। यहाँ पर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट द बुक है और अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट सी है, लेकिन जब चौथे और पांचवें क्वेश्चन को आप कंपेयर करोगे तो यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले वेरी आया हुआ है, यहाँ पर एडजेक्टिव के पहले वेरी आया हुआ है, यहाँ भी कुड नॉट आया हुआ है, यहाँ भी कुड नॉट आया हुआ है। तो दोनों सेंटेंस में जो रूल लगेगा वो रूल सेम लगेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है मैं उसको आपको बताता हूँ। यहाँ पर चौथे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं न कहीं सेम थे, गोविंद के लिए ही आया था तो सब्जेक्ट सेम था, लेकिन यहाँ पर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट द बुक है और दूसरे सेंटेंस सब्जेक्ट सी है। जब ऐसा केस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेरी की जगह एडवर्ब टू आएगा ही, कुड नॉट हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर टू लगाएंगे, लेकिन ये जो दूसरा सब्जेक्ट होता है इसको चेंज कर दिया जाता है फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बुक इज। यहाँ पर देखिए मैंने गलती किया हुआ है, यहाँ पर इज है तो यहाँ पर कैन नॉट होना चाहिए, क्योंकि जब सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो उसके बाद तो कैन नॉट आता है, और जब ये पास्ट में होता है जैसे यहाँ पास्ट होता है तो यहाँ कुड नॉट आया हुआ है, ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर कैन नॉट होगा। कुड नॉट यहाँ तभी होता जब ये पास्ट में होता है, लेकिन ये प्रेजेंट में है। ये क्या आ जाएगा, द बुक इज। अब वेरी को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग लिखेंगे एडवर्ब टू, द बुक इज टू डिफिकल्ट, द बुक इज टू डिफिकल्ट, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, अब जैसे हमने इसको लिख लिया, अब इस सब्जेक्ट को रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस सी को चेंज कर देंगे फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो पहले लिखेंगे फॉर, फॉर लिखने के बाद सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो होता है हर। तो यहाँ पर हमने हर लिख दिया। अब यहाँ से कैन नॉट रिमूव होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लिख देंगे, उसके पहले लिख देंगे प्रीपोजिशन टू, ये हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से इट को हटा देंगे, इट क्यों हटेगा उसका रीजन समझिए। यहाँ पर वह क्या नहीं समझ सकती है, वो किसे नहीं समझ सकती है, वह किताब को नहीं समझ सकती है। और जब इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग लिखे थे तो किताब पहले सेंटेंस में था और इसलिए इसके अगले सेंटेंस में इसके अर्थ को लाने के लिए इट का प्रयोग किया गया था। लेकिन अब तो हमने इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिखा है। जब कंबाइन करके लिखा है तो द बुक का यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दैट इज व्हाई बुक टू द बुक लिखने की वजह से यहाँ पर इट को रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इट किसके लिए आया था, इट द बुक के लिए ही प्रयोग किया गया था। तो आई होप आपको ये सेंटेंस में समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या बोला गया है, ही वाज वेल क्वालिफाइड, ही वाज अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे वापस से सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन थोड़ी सी चेंज है। थोड़ा सा चेंज ये है कि अभी तक हमने जितने सेंटेंस को देखा वो एक्टिव वॉइस में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन जो अगला सेंटेंस है वो किस वॉइस में लिखा गया, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब भी वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो वो कौन सी वॉइस बन जाती है, वो बन जाती है पैसिव वॉइस। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को जोड़ते समय सब्जेक्ट तो सेम है तो यहाँ से सेंटेंस को हटा सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो तभी मिलेगा जब वेल क्वालिफाइड होगा। तो वेल क्वालिफाइड है पहला काम, दूसरा काम है अपॉइंटेड किया जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑर्डर इसका, दूसरा ऑर्डर इसका। जब पहला ऑर्डर इस सेंटेंस का है, पहले काम ये होगा, डेफिनेटली सेंटेंस को पहले लिखा जाएगा। ये हो जाएगा ही वाज वेल
क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ से ही हट जाएगा और ही कैटनी वे से ये वाज भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान देना है, ये पैसिव वॉइस में था, दैट इज वाई जब इसमें आप यहाँ पर इंफिनिटिव प्रयोग करेंगे तो इंफिनिटिव का प्रयोग भी पैसिव वॉइस में किया जाएगा और वो पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अर्थात यहाँ पे थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करना है, थर्ड फॉर्म रहेगा, बस इसके पहले क्या प्रयोग कर देंगे, इसके प्रयोग कर लेंगे टू बी का, टू बी अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो ये सेंटेंस हमारा कंबाइन हो चुका है, ही वाज वेल क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इस प्रकार हमने आखिरी सेंटेंस को कंबाइन कर लिया है। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था एक्सरसाइज का इंफिनिटिव के प्रयोग द्वारा, वो आज यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्टिसिपल से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, जिसके रूल्स को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अभी तक की वीडियो जो न आने के पीछे का रीजन था कि हमारी कुछ हेल्थ इश्यू थी जो अब सही हो चुकी है, तो अब प्रॉपर टाइमिंग पे लगातार आपको वीडियोज प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज के साथ ही मैं वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।